हेलो क्लास 12th। आज हम ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए थे और कुछ रासायनिक गुण हमने अभी पढ़ने हैं। तो मैं आपको ईथर के कुछ रासायनिक गुण जो बच गए हैं उनके बारे में बताता हूं, जिसमें पहला आपका अभिक्रिया आती है कि PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, कि हम इसमें PCl5 से क्रिया करा रहे हैं। ईथर की क्रिया हम PCl5 से कराएंगे, ठीक है ना। तो ये अभिक्रियाएं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध टूटेगा, उस बंध के टूटने के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम किसी भी ईथर की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो जो दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बंध टूटते हैं और आपका एल्किल हैलाइड बनता है। तो ध्यान से समझना। जैसे ये हमारा पहला ईथर है, देखिए क्या है, CH3OCH3। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं PCl5 के साथ, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों टूटते हैं, तो आपके पास दो मैथिल ग्रुप हो गए। ये मैथिल ग्रुप अलग हो गया, ये मैथिल ग्रुप अलग हो गया, तो दो मैथिल ग्रुप हो गए और यहां से दो हैलोजन इससे जुड़ जाते हैं। तो ये मैथिल क्लोराइड के दो अणु बन जाते हैं और एक बन जाता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। एक बनेगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और दो अणु बनेंगे मैथिल क्लोराइड के। तो मैथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, उसके साथ साथ आपका एक अन्य सह उत्पाद बनता है जिसे हम कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, ये तो थे कि जिसमें C और O के बीच का बंध टूटता है। अब हम एल्किल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कि जो एल्किल समूह है, मैथिल एल्किल या मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, जो भी एल्किल समूह है, उस एल्किल समूह की होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो अभिक्रियाएं आपने पढ़नी है, केवल दो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं कि एक अभिक्रिया जिसमें हम ईथर की क्रिया वायु और प्रकाश के साथ होती है, यानी जब हम ईथर को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वो ईथर वायु और प्रकाश के साथ रिएक्ट करता है, क्रिया करता है। प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होता है और एक बहुत ही विस्फोटक पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं ईथर का परऑक्साइड। तो नंबर फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही होगी, वायु तथा प्रकाश की क्रिया। तो पहली होगी वायु तथा प्रकाश की क्रिया, कि जब ईथर को हम प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईथर को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या बनाता है, ईथर का परऑक्साइड बनाता है, जो कि विस्फोटक प्रकृति का होता है। इसीलिए ईथर को सुखाने के लिए वाष्पित नहीं करते हैं। अगर हम वाष्पित करेंगे तो जो ईथर का परऑक्साइड है वो विस्फोट के साथ विघटित होने लगता है, तो विस्फोटक प्रकृति होती है। तो ईथर के साथ जब काम करते हैं थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है, क्योंकि ईथर परऑक्साइड बना हुआ होता है जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर भी ईथर का परऑक्साइड बनेगा। कैसे, देखिए, माना हमारे पास डाईएथिल ईथर है, CH3CH2OCH2CH3, ये आपका डाईएथिल ईथर है। इसको हमने वायु में खुला छोड़ दिया और जब वायु में खुला छोड़ा तो इसने प्रकाश की उपस्थिति में ईथर परऑक्साइड बनाया। अब देखिए अभिक्रिया किसकी है, एल्किल समूह की, तो एल्किल समूह भाग लेगा। कैसे लेता है, इस एल्किल समूह के साथ क्या बनता है, ईथर का परऑक्साइड। कैसे बनता है, देखिए CH3CHOOH सिंगल बॉन्ड बीच में लगा लेना, इधर सेम बाकी वैसे ही रहेगा, OCH2CH3। इसको हम कहते हैं डाईएथिल ईथर परऑक्साइड। इसका नाम होता है डाईएथिल ईथर परऑक्साइड। ये डाईएथिल ईथर का क्या है, परऑक्साइड है, तो इसको हम कहते हैं डाईएथिल ईथर परऑक्साइड। ध्यान देना, जहां पर भी O सिंगल बॉन्ड O होगा ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं, इसको कहा जाता है परऑक्साइड बंध। तो जहां पर भी आपको दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई दिखेंगी ऐसे, तो वो यौगिक हमेशा क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ ईथर का परऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब दूसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं हम अपने।
अब सेकंड इक्वेशन क्या है इसमें कि हैलोजनीकरण, ध्यान देना, दूसरी अभिक्रिया इसी में आएगी, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन करेंगे हम, यानी किसी हैलोजन से क्रिया करेंगे। यहां पर भी एल्किल समूह भाग लेता है, तो ध्यान देना कि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन होता है यहाँ, इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास डाइएथिल ईथर है, सपोज करो फिर से CH3 CH2 O CH2 CH3। अब ये देखो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये O, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, सारे के सारे। तो जब हम किसी ईथर की अंधेरे में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, इस ईथर की हमने अंधेरे में क्रिया कराई, डार्क रूम में, ठीक है ना, अंधेरे में क्रिया कराई, या तो क्लोरीन से या ब्रोमीन से, किसी से भी क्रिया कराओ, तो ये क्लोरीन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। एक एक करके जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो प्रतिस्थापित हो गया। यहां से हाइड्रोजन किसने प्रतिस्थापित कर दिया, क्लोरीन ने, तो यौगिक क्या बनेगा, CH3 CH Cl O CH2 CH3 प्लस HCl बाहर हो गया। अब दोबारा से इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं, यहां से भी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो गया, तो हमारा यौगिक क्या बनेगा, CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। फिर दोबारा हम इसकी क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा और सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अगर मैं 2 क्लोरीन डायरेक्ट ले लूं तो ये हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये वाला भी, यानी हमारा यौगिक क्या बन जाएगा, देखिए CH3 C Cl Cl O C Cl Cl CH3। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो जब क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या जो हैलोजन अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जो हाइड्रोजन परमाणु है अल्फा हाइड्रोजन, वो हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। तो कल हम इसकी अन्य लास्ट अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जो कि आपकी बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हर चैप्टर में आएंगे। उसके बाद हमारा ईथर समाप्त हो जाएगा, और ईथर के समाप्त होने के बाद हम अपना एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।